अस्सलाम वालेकुम। जो तो टॉपिक हमारा जो है वो कंजक्टाइवा है। ठीक है, इसकी नेट में इतनी ज़रूरी है ना करनी है, बस इसमें से ये याद रख लें आप कि इसके 3 पार्ट होते हैं। एक जो हमारा आईलिड की तरफ होगा उसको हम पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा कहते हैं, और जो हमारा स्क्लेरा यानी आँख के ऊपर होगा उसको हम बल्बर कंजक्टाइवा कहेंगे, और जहाँ पे इन दोनों के दरमियान में फोल्ड होगा उसको हम कहेंगे फोर्निकल कंजक्टाइवा। ठीक है, एपिथेलियम इसकी याद रखें, नॉन क्लेराइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, उसके अंदर गोबलेट सेल होता है जिन्होंने टीयर फिल्म बनानी होती है। उसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ग्लैंड्स के नेम है लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं आया हुआ। ठीक है, एमसीक्यूज़ के हवाले से अगर पढ़ने तो वो आप पढ़ लें। और इसकी ना ब्लड सप्लाई करनी है, ना नर्व सप्लाई, ना लिम्फेटिक्स। इसमें से ऐसी की मतलब कुछ है वो, चाहे एमसीक्यूज़ के हवाले से अगर आपने सिर्फ नाम पढ़ना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। ठीक है, लेकिन उसके बगैर पहले एक फंक्शन अगर आपने देखना है, इसका फंक्शन देख लें। फंक्शन में इसके ये होता है कि एक तो ये आईलिड और आई बॉल को आपस में ज्वाइन करके रखता है। ठीक है, उसके बाद ये टीयर फिल्म को मेंटेन करके रखता है और इम्यून सर्विलेंस प्रोवाइड करता है ये, कि यहाँ कोई माइक्रो एंटेना हो। उसके अलावा ये कॉर्निया की न्यूट्रिशन सप्लाई भी देखता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। कंजक्टिवाइटिस जो है आइटस इसके एंड पे आ रहा है, इसलिए इनका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है। ठीक है, यानी अगर आपकी कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन हो गई ना तो इसको हम कंजक्टिवाइटिस कह देंगे। ठीक है, अब इसकी क्लासिफिकेशन देख लें, इसमें से ऐसी क्यों होगा, क्लासिफिकेशन के बारे में ऐसी क्यों आ जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने देख लेना है कि क्लासिफिकेशन 3 बेसिस पे हम कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एटियोलॉजी यानी कोज की बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्चार्ज जो डिस्चार्ज है उसकी बेस पे, या ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टाइवल रिएक्शन उसकी बेस पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम करते हैं एटियोलॉजी के बेस पे। एटियोलॉजी के बेस में हमारे पास दो हैं, एक माइक्रोबियल हो सकती है, एक हमारे पास नॉन माइक्रोबियल हो सकती है। माइक्रोबियल में आपको पता है माइक्रोब्स कौन कौन से हो सकते हैं, 4 ही होंगे। बैक्टीरियल हो सकता है, वायरल हो सकती है, या फंजाई हो सकती है। तो बैक्टीरियल, वायरल, फंगल। और चौथी एटिपिकल बैक्टीरिया यानी क्लेमीडिया। वैसे तो है वो बैक्टीरिया लेकिन यहाँ पे इसको एक सेपरेट रखा गया है क्योंकि वो एटिपिकल बैक्टीरिया है। वो आगे मैं बताऊंगा कि उसको सेपरेट क्यों किया गया। ठीक है, नॉन माइक्रोबियल। नॉन माइक्रोबियल में आप कौन से माइक्रोबियल के अलावा जितने हमारे पास कॉज हैं वो सारे आ सकते हैं। इसमें एलर्जी हो सकती है, कोई केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती है, या कोई टॉक्सिक एजेंट आपके आ गया। ठीक है ना, ये है इसका जो फॉर्मूला है वो कैट है। सी से केमिकल हो गया, ए से आपका ऑटोइम्यून हो, ए से एलर्जी हो गई, और टी से आपकी टॉक्सिक यानी CAAT कैट, उससे आपके याद कर सकते हैं हम। ऑन द बेसिस ऑफ एक्जिक्यूट या डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अब किस तरह का आ रहा है, या वाटरी डिस्चार्ज आ सकता है, या फिर म्यूकस वाला आ जाता है। ठीक है, म्यूकोइड डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर आपके पास प्यूरलेंट डिस्चार्ज हो सकता है, यानी पस आ रही है, या फिर म्यूको प्यूरलेंट हो, जैसे में पस और म्यूकस दोनों आ रहा है। ठीक है ना, ये बाकी आप नीचे पढ़ लीजिएगा। वाटरी आपकी वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी इन्फ्लेमेशन में आएगा। म्यूकोइड जो है वो अगर आपको क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो गया तब आएगा। म्यूको क्रोनिक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन हो जाए उसके अंदर, या फिर कोलेटोकंजक्टिवाइटिस के अंदर आ जाएगा। म्यूकोप्रोलेंट किसमें आएगा, जिसमें आपको माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या क्लेमिडियल इन्फेक्शन है, उसमें म्यूकोप्रोलेंट आएगा। उसके बाद प्यूरलेंट डिस्चार्ज आएगा जिसके अंदर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सवियर फॉर्म के अंदर फिर वो प्यूरलेंट डिस्चार्ज आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ कंजक्टिवल रिएक्शन आपके पास दो टाइप्स आ जाती हैं। एक है फॉलिकल कंजक्टिवाइटिस जिसके अंदर आपके फॉलिकल्स बनेंगे, और एक है पपिलरी कंजक्टिवाइटिस जिसके अंदर आपके पपीला बनेंगे। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस ये होता है, जो फॉलिकल होते हैं वो डोम शेप्ड होते हैं। ठीक हो गया, उनके ऊपर कोई प्रोमिनेंट वेसल्स नहीं होती, और नीचे उनकी जो बेस होती है वो रेड होती है, और जो उनकी डोम है वो पेल होती है। डोम पेल है, बेस रेड है। जो पेपिला होते हैं वो राउंड शेप होती है। फॉलिकल हमारे डोम शेप थी, ये हमारी राउंड शेप है। उसके अपोजिट इनके ऊपर प्रोमिनेंट वेसल होती है, और इसकी जो डोम होती है वो रेड होती है, और इसकी जो बेस है वो पेल होती है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। अब आ जाते इनकी नीचे एग्जांपल्स दिए हैं वो आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स और कंजक्टाइवल इन्फ्लेमेशन ये है वो हम हर डिजीज़ के अलग अलग कर लेंगे, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, अब आ जाती है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस को हम 3 में डिवाइड कर दें, एक म्यूकोप्रोलेंट, एक पिरुलेंट, और एक मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस। ठीक है, म्यूकोप्रोलेंट यानी जिसमें म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होगा, प्योरेंट जिसमें प्योरेंट डिस्चार्ज होगा, मेम्ब्रेनस जिसमें कोई मेम्ब्रेन से रिलेटेड कोई मसला होगा। ठीक है ना, या फिर जिसके अंदर मेम्ब्रेन बनती है। ठीक है ना, म्यूकोप्रोलेंट कंजक्टिवाइटिस, इसका दूसरा नाम पिंक आई भी होता है। पिंक आई क्या होता है वो नीचे हम देख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वही कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन होगी, उसके साथ म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज होगा और रेडनेस ऑफ आई होगी। ठीक है ना, यानी एक म्यूकोप्रोलेंट डिस्चार्ज है और रेडनेस ऑफ आई है। अब इसके काजेस कौन से हो सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल है, माइक्रोबियल है। इसके अंदर सबसे कॉमन काज जो हमारे पास है वो स्टेफाइलोकोकस है, और ये उसके बाद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई भी हो सकता है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ लेस कॉमन भी है जिसमें ब्रोक्सेलोकोनेटा है, प्रोटियस है, और क्लेप्सेला है। ठीक हो गया, इसके सिम्टम्स हम देखेंगे वो जो कॉमन सिम्टम्स है वो आने ही नहीं, रेडनेस हो जाएगी, फीलिंग ऑफ फॉरन बॉडी हो जाएगी, डिस्चार्ज होगा, बर्निंग होगा, ये होगी। तो लेकिन इसके अंदर एक जो स्पेसिफिक है वो आपने देखना, जब सुबह उठेंगे ना तो दोनों जो आपकी पलकें हैं यानी
वो आपस में जुड़ी हुई, यानी आईलिड्स की जिस तरह ग्लूइंग हुई है ना, आपस में जुड़ी होंगी सुबह, क्योंकि जो म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है वो निकलेगा और वो लग जाएगा, उसकी वजह से वो आपस में चिपक जाएंगी। ये एक फीचर आपको मिलेगा, ठीक है। अब साइंस बेस में आ जाए, साइन वही रेडनेस हुई होगी, ठीक है। अब इसमें माइल्ड फॉर्म होगी ना, तो उसमें हल्की सी रेडनेस होगी फोनिक्स के लेवल के ऊपर, ठीक है। हल्की सी रेडनेस होगी, मैक्सिमम जो रेड होगा ना वो आपका फोनिक्स नजर आएगा आपको, ठीक है। जो सवियर फॉर्म होगा उसमें पूरे कंजक्टाइवा की हो जानी है आपके पास रेडनेस, इसलिए हम इसको पिंक आई कहेंगे, यानी आप उसको देखेंगे तो पूरा पिंक हुआ होगा आपका पूरा कंजक्टाइवा, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज वही म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है, ठीक है। आई लिड के मार्जिन के ऊपर लगा होगा, आई जो लैशेज है वो आपके मेटिड होंगे, पेपररी रिएक्शन इसके अंदर माइल होगा, विजुअल एक्टिविटी आपको कुछ नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। उसका डायग्नोसिस क्या होगा, डायग्नोसिस मैंने वही कहा आपका क्लिनिकल बन जाएगा, लेकिन अगर लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ज़रूरत ही नहीं होती, यानी क्लिनिकल लैब्स का बना दें। ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट में आपने एक तो इरिगेशन कर देनी है, यानी साफ़ कर देना है, उसके बाद आपको लिड हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। टॉपिकल आप एंटीबायोटिक ड्रॉप्स देते हैं, क्लोरामफेनिकोल दे सकते हैं, जेंटामाइसिन, ट्रोप्रामाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। वो 60% ऑफ केसेस विद इन अ वीक आपके रिजोल्व हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमारी आती है प्यूडेंट कंजक्टिवाइटिस। अब प्यूडेंट कंजक्टिवाइटिस में जो होगा वो पस्सी डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। अब इसका कॉज कौन सा हो सकता है, इसमें मेनली इसका दूसरा नाम इसीलिए गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वही है कि हाइपर एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टाइवा है, कैरेक्टराइज्ड बाय प्रूडेंट डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ आई। उसमें हमने कहा था म्यूकोप्रूडेंट डिस्चार्ज है, इसके अंदर हमने कहा प्रूडेंट डिस्चार्ज है। इसका जो मेजर काज है हमारे पास वो नाइजीरिया गोनोरी होता है, ठीक है। नाइजीरिया गोनोरी हो सकता है, लेकिन इसके नाइजीरिया गोनोरी इसका मेन काज है, और उसके अंदर जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना वो जेंटो यूरिनल ट्रैक की इन्फेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन पहले उस बंदे को कोई जेंटो यूरिनल ट्रैक की इन्फेक्शन हुई होगी, उसके बाद वो नाइजीरिया आंखों आंखों की इन्फेक्शन होगी, ठीक है ना। इसके दो ग्रुप हैं, एक इन्फेंट ग्रुप है, एक अडल्ट ग्रुप है। इन्फेंट्स में क्यों होगा, इन्फेंट्स में ये होगा ड्यूरिंग डिलीवरी, जब वो पास करेंगे बर्थ कैनाल के अंदर से, क्योंकि फीमेल जो उसकी मम्मा है उसको जेंटो यूरिनल कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, यानी नाइजीरिया गोनोरिया का इन्फेक्शन है, और वो उसकी आंखों को लगेगी वहाँ से सिक्रीशन, और उसकी वजह से उसको ये हो जाएगा, ठीक है। अडल्ट के अंदर अब कैसे हो सकता है, अडल्ट में अगर उसकी जेनिटेलिया का कोई सिक्रीशन जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है आँखों तक, कैसे हो सकती, किसी कपड़े को लगी हुई थी, वो कपड़ा आँख को लग गया है, हाथ वगैरह पे कोई सिक्रेशन लगी हुई थी और वो हाथ अगर आँखों को लग गया तो इस तरह ट्रांसफर हो सकती है अभी, ठीक है। अब इसमें आपके सिम्टम्स क्या आएंगे, सिम्टम्स है, आपने अगर आप स्केची पढ़ी हो तो आपको नाइजीरिया गोनोरिया में आपने एक चीज़ पढ़ी कि इसका जो डिस्चार्ज होता है वो क्रीमी डिस्चार्ज होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हाइपर एक्यूट ऑनसेट तो है ही, यानी बहुत रैपिड ऑनसेट होगी इसकी, ठीक है ना। हाइपर एक्यूट ऑनसेट होगी, उसके साथ परफ्यूज थिक क्रीमी डिस्चार्ज होगा जो आंखों से निकल रहा होगा, ठीक है ना। उसका डिस्कम्फर्ट भी होगी और पेन भी होगी इसके अंदर। आई साइंस में आपको क्या होगा, आपको आईलिड्स का एडिमा मिलेगा, टेंडरनेस मिलेगी, और डिस्चार्ज प्रोलेंट होगा, ये मेन इसका कि प्रोलेंट डिस्चार्ज होगा, ठीक है। प्रोलेंट डिस्चार्ज होगा, उसके बाद हाइपरईमिया हुआ होगा, डीप रेड कलर की होगी, कीमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा, यानी कीमोसिस कहते हैं हम कि इन्फ्लेमेशन नहीं हुई लेकिन स्वेलिंग, यानी एडिमा की वजह से स्वेलिंग हुई है ना अगर आपके कंजक्टाइवा की, उसको हम कीमोसिस कहते हैं। उसके बाद लिम्फेडिनोपैथी आपको मिलेगी, कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो कॉर्नियल अल्सरेशन भी हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉर्नियल इन्वॉल्व हो गया, कॉर्नियल अल्सरेशन होगी, आयरस इन्वॉल्व हो गया तो आयराइटिस हो सकता है, आयराइटिस हो सकता है, ठीक है। डायग्नोसिस मेनली क्लिनिकल फीचर्स पे ही हो जाएगा कि उसको कोई ना कोई जेंडर यूरिनल इन्फेक्शन प्रेजेंट थी। उसके अलावा आप लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन वगैरह आराम से नहीं करवा सकते हैं, कल्चर और सेंसिटिविटी भी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका मेन होता है कि जो मेन एसओपी है उसमें आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना, पेशेंट को हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगी, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद आप उसकी स्टेनिंग कल्चर और सेंसिटिविटी करवा लेंगे कंजक्टिवल स्मीयर की, उसके बाद आप आई की इरिगेशन करेंगे और फिर हम एंटीबायोटिक्स भी आ जाएंगे। एंटीबायोटिक्स आप टॉपिकल भी लगा सकते हैं और आप सिस्टेमिक भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो कॉर्नियल स्पैज़म को खत्म करने के लिए आपने टॉपिकल एट्रोपिन भी दे देनी है उसको। उसके बाद हम आ जाते हैं मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। ये वही है दी इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑन कंजक्टिवा। मेम्ब्रेन कंजक्टिवाइटिस को आपने याद रखना कि इसके अंदर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी, ठीक है ना। मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होगी। बट इटियोलॉजी इसमें क्या है, अगर आपको कुछ स्केची याद हो तो एक बैक्टीरिया आपने पढ़ा था जो ट्रू मेम्ब्रेन बनाता था, वो कौन था, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका मेन काज है जिसकी वजह से हमें ये होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब पैथोलॉजी अब क्या पढ़ेंगे जी, इन्फेक्शन होती है तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया की वजह से वहाँ पे जी वो इन्फिल्ट्रेशन होगी उनकी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस की, फाइब्रस ऑक्सीड्यूट बन जाएगा, और फाइब्रस ऑक्सीड्यूट जब आपस में मिलेगा और मिलके वो एक वहाँ पे ट्रू मेम्ब्रेन बना देगा। अब यहाँ पे जो मेम्ब्रेन होगी ना वो रिमूव नहीं हो सकेगी, ये डिफिकल्टी रिमूव होगा, अगर रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो नीचे से एपिथेलियम बढ़ जाएगा और ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे, इसलिए हम इसको ट्रू मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जो डायग्नोस्टिक फीचर है ना वो ये है कि इसके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन बनेगी, और अगर हम मेम्ब्रेन रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो नीचे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। आईलिड स्वेल हुए होंगे, डिस्चार्ज इसका सीरियस होगा, बल्बर कंजक्ट, इसमें आपने एक चीज़ और है, कंजक्ट शो
वाइटिश मेम्ब्रेन होता है पैल्पेब्रल एंड फोर्निक्स। बल्बल कंजक्टाइवा के ऊपर आपके मेम्ब्रेन नहीं होगी, बल्कि पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा और आपकी फोर्निक्स के ऊपर होगी। ये आप तस्वीर में भी देख लें तो जो आईलिड वाला पोर्शन है ना पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा, उसके ऊपर आपकी मेम्ब्रेन बनी हुई है। ठीक है, इसमें हम मेम्ब्रेन को रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो ब्लीडिंग होगी। ठीक हो गया। नॉन डिप्थीरिया अगर होगा ना तो उसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी ना वो ट्रू नहीं होगी, सूडो मेम्ब्रेन होगी, वो इजीली रिमूव हो जाएगी, वो ब्लीडिंग नहीं काज करेगी। ठीक है, और इसमें भी लिम्फोडिनोपैथी या लिम्फ नोड्स फैल गए होंगे, नाच के होंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या, अगर कॉर्निया इन्वॉल्व हो गया तो कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी। कंजक्टाइवा में क्या हो सकता है जी, सिकेट्राइजेशन ऑफ कंजक्टाइवा हो जाएगा और जीरोप्थेल्मिया हो जाएगा। सिकेट्राइजेशन क्या होती है, यानी जब भी आपको कोई कॉर्निया के अंदर डिजीज़ या कोई इंजरी हुई है ना, उसके बाद या अल्सर हुआ, उसके बाद वहाँ पे ज़ाहिर बात है स्कारिंग होनी है। जब स्कार बनता है तो स्कार का मैंने अंदर पढ़ा था कि स्कार रिट्रैक्ट करता है बाद में, और वो जो जख्म का साइज होता है उसको छोटा करने की कोशिश करता है। जो रिट्रैक्शन ऑफ स्कारिंग होती है ना, उसको सिकेट्राइजेशन हम कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस अब इसका हम कैसे, इसके अंदर अच्छा सीरी बॉडी का आपने याद रखना, सीरी बॉडी इन्वॉल्व होगी तो उसका पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन हो जाएगा। ठीक है, डायग्नोसिस का क्या हो सकता है, क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे हम एक तो कर लेंगे इसके अंदर। ठीक है, ट्रू मेम्ब्रेन जो सबसे बड़ा है, उसके बाद हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में स्टेनिंग का जो सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट सबसे पहले हमें क्या करना है जी, अगर हमारे पास कोई भी मरीज़ है ना जिसके अंदर ट्रू मेम्ब्रेन हमें नज़र आ रही है या ट्रू मेम्ब्रेन हमें हमें लग रहा है चांस के डिप्थीरिया हो सकता है या मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस है इस पेशेंट के अंदर, आपने फौरी उसका वो करवाना है जी, डिप्थीरिया का आपने कॉनिबैक्टीरियम डिप्थीरिया समझ के आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करवा देना और बाद में लेबोरेटरी भेजनी है। ठीक है, जब तक आपको लेबोरेटरी नेगेटिव ना आए तब तक आपने जो डिप्थीरिया का ट्रीटमेंट है ना वो याद स्टार्ट करके जारी रखना है, उसको स्टॉप नहीं करना। ठीक है, जब आपको मैं रिपोर्ट्स आ जाएंगे तो उसके अंदर वो नेगेटिव आया तो फिर आप ट्रीटमेंट चेंज कर लें। अच्छा, फिर इसमें हम क्या करें, इसमें हम इरिगेशन ऑफ कंजक्टिवा करेंगे ताकि डिस्चार्ज को रिमूव करते हैं। वही जी हम कोशिश करेंगे कि मेम्ब्रेन को रिमूव करके हम साफ कर दें, अगर नहीं हो सकती मुश्किल तो है लेकिन कोशिश करनी है कि वो रिमूव हो जाए। उसके बाद हम एंटीटॉक्सिन लगा देंगे। ठीक है, वो उसकी अमाउंट देख लें। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से हिसाब में सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स कर देंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं वायरल कंजक्टिवाइटिस के ऊपर। वायरल कंजक्टिवाइटिस 3 से 4 बार SCQ के अंदर आया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब वायरल कंजक्टिवाइटिस यहाँ पे ना नीचे 2 टाइप्स और में डिवाइड किया गया है। लेकिन अगर पास को पेपर्स में आप देखें ना, वो क्वेश्चन जब भी इस तरह का सवाल कोई भी आता है वो इसकी टाइप्स पे नहीं जाता, वो इसका जनरल रखता है जो डायग्नोसिस है, और वो सीधा वायरल कंजक्टिवाइटिस ही लिखता है। लेकिन यहाँ पे वायरल कंजक्टिवाइटिस ने बहुत कम डिस्कस किया हुआ है, लेकिन पास पेपर वाला जो यहाँ पे डायग्नोसिस दे रहा है ना वो जनरल ही रख रहा है, वो स्पेसिफिक टाइप पे नहीं जा रहा। ठीक है, अभी इसके अगर आप वायरस यहाँ पे याद रखें तो इसमें 4-5 याद रख लें, सारे रखने की जरूरत नहीं। इसमें एडिनो वायरस होता है, पिको आरएनए वायरस हो सकता है, हर्पीज सिम्प्लेक्स हो सकते हैं, मीजल्स वायरस हो सकता है, चिकन पॉक्स वायरस हो सकता है। ठीक है, अब मेन जो हमारे पास है एडिनो वायरस है, जो एडिनो वायरस कंजक्टिवाइटिस करता है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स होती हैं, इसकी वजह से 49 सीरो टाइप्स है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर से 2 मेन क्लिनिकल कंडीशन ये काज करता है। एक को हम एपिडेमिक करेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और एक हम फ्रेंजियो कंजक्टाइवल फीवर कहते हैं। तो हम देखते हैं कि एपिडेमिक करेटो कंजक्टिवाइटिस कहाँ पे है, इसमें फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस होगा। ये याद रखना है, जब भी वायरल कंजक्टिवाइटिस आएगा ना उसके अंदर आपको हमेशा वो फोलिकल्स कहेगा, इसके अंदर फोलिकल कंजक्टिवाइटिस होगा। फोलिकल कंजक्टिवाइटिस होगा विद एसोसिएटेड विद सुपरफिशियल पंक्टेट केराटाइटिस, क्योंकि करेक्टो कंजक्टिवाइटिस है तो पंक्टेट केराटाइटिस होगा और साथ में हमारे पास फोलिकल कंजक्टिवाइटिस होगा। ठीक है, इसकी ये स्ट्रेन जो है इनको याद करना, MCQ पूछ लेते हैं, यानी स्ट्रेन 8, 19 और 37 जो है ना डिनोसिरोटाइप्स, उनकी वजह से हो सकता है हाईली इन्फेक्शियस होता है, इंक्यूबेशन पीरियड 8 दिन होता है, एपिडेमिक के फॉर्म में एक्ट करता है, इसलिए इसका नाम में भी एपिडेमिक करेक्टोकंजक्टिवाइटिस होता है, यानी एपिडेमिक की फॉर्म में होता है। ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट विद ओकुलर सेक्रेशन है। ठीक है, सिम्टम्स क्या है, वाटरी होता है, रेडनेस होती है, डिस्कम्फर्ट होती है और फोटोफोबिया। ये देखिएगा कि इसके अंदर आपको फोटोफोबिया होगा, फोलिकुलर कंजक्टिवाइटिस आ रहा है साथ में फोटोफोबिया आता है, बहुत हाइस में हो सकता है। एडिमेंटस होंगी, वाटरी होंगी, हाइपरीमिक होंगी। ठीक हो गया, अब यहाँ पे ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के याद रखें, कीमोसिस ऑफ कंजक्टाइवा होगा, सब कंजक्टाइवा हेमरेज आपको नजर आ जाएंगे, सूडो मेम्ब्रेन फॉर्मेशन हो सकती है इसके अंदर देखें, फोलिकल्स डिवेल्प करेंगे। ठीक है, उसके बाद केराटाइटिस हो सकता है और ये इसके फीचर्स आ गए, लिम्फोडेनोपैथी आपको मिलेगी। डायग्नोसिस क्लिनिकल फीचर्स की बेस पे भी हो जाएगा। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है आप PCR करवा सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट करवा सकते हैं, इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेस्ट करवा सकते हैं, जिम्सा स्टेन करवा सकते हैं और आप इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी करवा सकते हैं। जी 5 चीज़ें हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे जी, जैसे तो वायरल इन्फेक्शन है खुद ही स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन होगी 1 से 2 वीक के अंदर, लेकिन हम सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते रहेंगे। एक को तो कोल्ड एप्लीकेशन है सूथिंग इफेक्ट के लिए, उसके बाद एंटीवायरल जो ट्रीटमेंट वो इतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन टॉपिकल एंटीबायोटिक्स लगा दे ताकि कोई सुपर इन्फेक्शन ना हो। उसके अलावा टॉपिकल स्टीरॉइड्स दे दें, वही कि यानी हमने सिम्टोमेटिक रिलीफ देना पेशेंट को।
उसके बाद फेरेंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर हो सकता है। इसमें क्या फॉलिकल कंजक्टिवाइटिस के साथ में फेरेंजो फेरेंजाइटिस होगा आपको, ठीक है ना। इसमें डिनोवाइस की स्ट्रेन कौन सी होगी, 3, 4 और 7 स्ट्रेन आएंगी इसके अंदर क्या होगा, आपको फेरेंजाइटिस मिलेगा और साथ में फीवर मिलेगा और साथ में कंजक्टिवाइटिस मिलेगा। ये दो चीज़ें इसके अंदर हुई। कॉन्टैक्ट विद रेस्पिरेटरी सिक्रीशन के जरिए ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। पिक और एन वायरस है, इसके अंदर क्वेश्चन कोई नहीं होगा, बस आपने ये याद रखना कि एक ये एंटायर वायरस है, ठीक है। उसके फीचर्स में क्या है कि लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस के पर्सन हो, क्राउडेड से हो, क्राउडेड जगह हो, या फिर पुअर हैंड वॉशिंग प्रैक्टिस हो, उसमें होता है, बायोलेटर होता है। और बॉडी डिस्चार्ज इसका ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें वो सेम है पीछे वाली की तरह। उसके बाद हर पे सिम्प्लेक्स में क्वेश्चन नहीं आया हुआ, बाकी में से कुछ भी नहीं आया। उसके बाद आ जाता है जी हमारे क्लैमिडियन कंजक्टिवाइटिस। क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस क्लैमिडिया का ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ए टिपिकल होता है, यानी ये खुद ग्रो नहीं कर सकता, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट की फॉर्म में या फिर स्पोर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी ये अपनी इसके पास मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट सेल के अंदर जाके ग्रो कर सकता है, इसके पास अपना सिस्टम नहीं होता कि ये खुद ही डिवाइड या रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। तो दो फॉर्म होती है, एक स्पोर फॉर्म होती है जो बाहर एग्जिस्ट भी कर सकती है, और दूसरी ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट यानी बॉडी के सेल के अंदर जाके ये करेगा, ठीक है। इसके तीन कॉजेज हो सकते हैं या क्लेमिडियल कॉजेज। एक ट्रैकोमा है, एक अडल्ट या टाइप से, एक ट्रैकोमा है जो सीरोटाइप ए की वजह से होती है, एक अडल्ट इंग्रेडिएंट कंजक्टिवाइटिस या सीरोटाइप डी की वजह से, न्यूनेटल इंग्रेडिएंट कंजक्टिवाइटिस सीरोटाइप डी के। इसमें ट्रैकोमा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये तकरीबन इसके 6-7 बार ये UHS के SCQs के अंदर पूछा गया है, ठीक है। क्रोनिक है, बायलेटरल है, सिकट्रेशियल है और करेक्टो कंजक्टिवाइटिस है। 4 लफ्ज़ याद रखने आपने, एक बायलेटरल होगा, एक क्रोनिक होगा, एक सिकट्रेशियल होगा, एक करेक्टो कंजक्टिवाइटिस होगा। यानी कॉर्निया को भी करेक्टो मतलब कॉर्निया और कंजक्टिवा कंजक्टिवाइटिस, यानी कॉर्निया और कंजक्टिवा दोनों को अफेक्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी सीरोटाइप अपने याद रखनी है, ट्रैकोमा के अंदर कौन सी होती है, अब्बा सी के नाम से आप रखने, A B B अब्बा और आगे सी, अब्बा सी, इसका आपने मोनिक बना लें, ठीक है। इनक्यूबेशन पीरियड का 5 से 12 दिन है, ठीक है। उसके बाद 10 से 15% ग्लोबल ब्लाइंडनेस की वजह बनता है ये, इसमें भी पॉवर्टी है, ओवर क्राउडिंग और पोर हाइजीन इसकी वजह बनती है, ठीक है। इसकी टियोलॉजी है, लेकिन इसमें ये मेन याद रखें, ये प्रिवेंटेबल है लेकिन इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस करता है लेकिन इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। पैथोजेनेसिस इसमें क्या होगी जी, सबसे पहले एपिथेलियल इन्फेक्शन होगी, उसके बाद एपिथेलियल चेंजेस बन गए, क्लियर बॉडीज बन जाएंगी, लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फॉलिकल, इसके अंदर फॉलिकल्स आपको नजर आएंगे, फॉलिकल रप्चर होंगे, उसके बाद स्कारिंग होगी, जब स्कारिंग होगी उसने कंजक्टाइवा और आईलिड को डिस्टोर कर देना और सर्टेन कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, ठीक है। ये इसकी आ गई है जी पैथोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर। क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर जी जो मैकलैन ने 1908 के अंदर इसकी फॉलिकुलर या बाकी स्टेजेस की देखते हुए इसको 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया था। जो सबसे पहले इसके स्टेज है हम उसको सब क्लिनिकल स्टेज कहते हैं। सब क्लिनिकल स्टेज यानी उसके अंदर इतने आपको सिम्टम्स वाज यानी मिलेंगे, उसके अंदर इमेच्योर फॉलिकल मिलेंगे आपको और कॉर्नियल अगर इन्वॉल्वमेंट होगी तो पंक्टिएट एपिथेलियल केराटाइटिस मिल जाएगा। उसके अलावा सिम्टम्स मिनिमल होंगे। उसके बाद दूसरी स्टेज होती है उसको टिपिकल ट्रैकोमेटस स्टेज भी कहते हैं। इसके अंदर मेन फीचर्स आएंगे, यानी इसमें क्या होगा जी, आपका फॉलिकल हाइपरप्लेजिया हुआ है, आपका पाइपिलरी हाइपरट्रॉफी हो गई है, आपकी कॉर्नियल पेनस कॉर्नियल पेनस क्या होती है कि कॉर्नियल की वेस्कुलराइजेशन होगी है। वैसे कॉर्निया हमने कहा था ए वस्कुलर स्ट्रक्चर होता है एक, ठीक है, लेकिन जी यहाँ पे कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी, उसके अंदर लिम्फोइड इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद कॉर्नियल अल्सरेशन हो जाएगी। यहाँ पे एक बात आप याद रखिए, यहाँ पे जो फॉलिकल इसके अंदर बनेंगे ना, वैसे आमतौर पर फॉलिकल जितने भी बनते हैं वो पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे बनते हैं। जितने वायरल डिजीज थी वहाँ पे जितने फॉलिकल बन रहे वो फॉलिकल पैल्पेब्रल कंजक्टाइवा पे बन रहे थे, लेकिन इसके अंदर, ठीक है, ट्रैकोमा के अंदर जो आपके फॉलिकल्स बनेंगे वो बल्बर बल्बर कंजक्टाइवा के ऊपर बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाती है कि थर्ड स्टेज को स्टेज ऑफ स्कारिंग कहते हैं। यानी हमारे यहाँ पे क्या होगा जी, जो हमारा कॉर्निया या कंजक्टाइवा डैमेज होता है उसके ऊपर स्कार बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए इसको स्टेज ऑफ स्कारिंग कहेंगे। अब इस तरह के 2 तरह के स्कार बन सकते हैं, ठीक है। अगर तो स्टार्स और कंजक्टाइवा के ऊपर आपका लीनियर स्कार आया ना, उसको हम अर्ट्स लाइन कहते हैं, ठीक है ना। ये 2 मिलीमीटर तक हो आईलिड के अपर मार्जिन 2 मिलीमीटर की दूरी के ऊपर हो सकती है। लीनियर स्कार आया तो उसको हम अर्ट्स लाइन कहेंगे। और अगर हमारे पास जो लिम्बस है यानी कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन जो है, उस लिम्बस के ऊपर अगर आपको कुछ पिगमेंटेड डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं तो उसको हम हर्बर्ट्स लाइन कहेंगे, हर्बर्ट स्पिट्स कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपकी आर्ट्स लाइन बन सकती है आपकी, या फिर आपकी हर्बर्ट स्पिट्स आपको नज़र आएंगी लिम्बस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाता है जी यहाँ पे रिग्रेशन ऑफ कॉर्नियल पेनस आएगा, यानी जो कॉर्नियल पेनस हमारा बना था उसकी रिग्रेशन होना स्टार्ट हो सकता है। वो
उसके बाद स्टेज 4 आ जाती है, जिसको स्टेज ऑफ सिक्वेले और कम्प्लिकेशन कहते हैं। इसमें क्या है जी, ये इनएक्टिव स्टेज है। दरमियान में जो थर्ड और सेकंड और थर्ड स्टेज है वो एक्टिव स्टेज है, अब ये इनएक्टिव स्टेज है। ठीक है, इसके अंदर एविडेंस ऑफ एक्टिव इन्फ्लेमेशन तो नहीं आपको मिलेगा, लेकिन इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी जो कि सिकेट्राइजेशन की वजह से आ रही होंगी। इसके अंदर कॉर्निया हमारा पेग हो सकता है और गोस रिडक्शन इन विजन, यानी विजन कम हो सकता है आपका। अब डब्ल्यू ने इसकी ग्रेडिंग की है, उसको आप फिस्टो के साथ याद रखते हैं। एफ से आपका आ जाता है ट्रैकोमेटस फॉलिकल, आई से आ जाएगा ट्रैकोमेटस इन्फ्लेमेशन, एस से आ जाएगा ट्रैकोमेटस कंजक्टाइवल स्ट्रेनिंग आ गया, टी से आपका ट्रैकोमेटस ट्रैकियासिस हो गया और उससे आपका ट्रैकोनियल ओपेसिटी हो गया। ठीक हो गया ना। तो फिस्टो का हिसाब से आपको याद हो जाएगी। अच्छा, फॉलिकल्स का आपने यहाँ पे देखना, फॉलिकल स्टेज में जो फॉलिकल है वो 5 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, इन्फ्लेमेशन आपकी 50% और मोर डीप स्ट्रेस वेसल की आपको ऑब्सक्योर हो जानी चाहिए। उसके अलावा जो यहाँ पे ट्रेकियासिस है, ट्रेकियासिस में एटलीस्ट 1 लैश ऑफ आईब्रो का, यानी कम से कम एक लैश है, एक जो हेयर है ना वो आपका लाजमी ग्लो को टच कर रहा हो, फिर आपने उसको ट्रेकियासिस के स्टेज पे करना है। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन अब डिपेंड करती है कौन सा स्ट्रक्चर है। आई लीड में होगा तो ट्रेकियासिस हो सकता है, डिस्ट्रेकियासिस होता है, एंट्रोन हो सकता है, टोसिस हो सकता है। जब बाइलेट पढ़ेंगे आप वहाँ मौका समझ आता है। कंजक्टाइवा में क्या हो सकता है, ड्राइनेस हो सकती है। ड्राइनेस की वजह से जी हमारे पास डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉबलेट सेल्स हो जाएगी, यानी जब आप एपिथेलियल इफेक्ट होगी, गॉबलेट सेल डिस्ट्रक्ट हो गए, टीयर नहीं बने तो आई ड्राई हो गया। उसके बाद कॉर्निया की वेस्कुलराइजेशन और पैसिफिकेशन होगी। डायग्नोसिस एक तो इसका क्लिनिकल बन जाएगा, सीधा आपको पेपिला नजर आएंगे, फॉलिकल नजर आ जाएंगे, केराटाइटिस हो जाएगा, कॉर्नियल पैनस हो जाएगा, ये सारे काफ़ी हैं। उसके बाद आप लेबोरेटरी भी भेज सकते हैं, जिसमें आप जेम सस्टेन कर सकते हैं, एलाइजा करवा सकते हैं, पीसीआर करवा सकते हैं, मोको सेल कल्चर करवा सकते हैं, डायरेक्ट मोनोक्लोनल फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी माइक्रोस्कोपी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका क्या है, आपने इसके अंदर सबसे पहले तो आपने हाइजीन इंप्रूव करवा देनी है। ठीक है ना। उसके अलावा आपने क्या करवाना जी, आपने यहाँ पे एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है। तो यहाँ पे ड्रग्स के नाम भी इसी की मैं पूछे हुए हैं, ये आपने याद करने हैं यहाँ पे। ठीक है, टॉपिकल एंटीबायोटिक दे सकते हैं आप, जिसमें टेट्रासाइक्लिन दे सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, सल्फेसिटामाइड दे सकते हैं। सिस्टेमिक एंटीबायोटिक भी आप यही है, एजिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है और डॉक्सीसाइक्लिन है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पास क्वेश्चन के अंदर इसके अलावा इसका ये ट्रीटमेंट जो है वो सर्जिकल भी है। सर्जिकल ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट फॉर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, अगर इसके कॉम्प्लिकेशन आ रही है यानी ओपेसिफिकेशन हो रही है, फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, अब इसकी प्रिवेंशन का सवाल आया हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो देख लें। प्रिवेंशन में आपने सबसे पहले तो एक तो पर्सनल हाइजीन इंप्रूव करना है, जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा आपने करना है कि गुड वाटर सप्लाई और वॉशिंग हैबिट को आपने इंप्रूव करवाना है। ठीक है, उसके अलावा जी आपने करना है कि ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देना है, जहाँ पे एपिडेमिक एरिया है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि फैल रहा है, वहाँ पे आपने जी ब्लैंकेट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे देना है। ठीक है, उसके बाद अडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस है, इसका सवाल तो नहीं आया हुआ, लेकिन देख लीजिए जी डीके स्ट्रेन की वजह से सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। ठीक है, इसके अंदर इसका जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो ये होगा, वो जो अडल्ट्स आएंगे उनको कोई ना कोई क्लेमेडिया इन्फेक्शन जरूर होगा, यानी अगर मेल है तो उनको यूथराइटिस हुआ होगा, और अगर फीमेल है तो उनको सर्विसाइटिस मिलेगा आपको उनके अंदर। ठीक है, इसके जो क्लिनिकल सिम्टम्स आएंगे, इसमें म्यूकोपोलैंड डिस्चार्ज मिलेगा आपको, हाइपरीमिया मिल जाएगा और फॉलिकल्स प्रेजेंट होंगे लोअर कंजक्टाइवा के अंदर। डायग्नोसिस वही अपना इसका क्लिनिकल फीचर्स पे कर लेना है और आप लैब इन्वेस्टिगेशन में भेज सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर वही आपकी एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन इसमें अंदर जो एमसीक्यूज एक इसके अंदर से आना होता है ना, वो लाजमी हमें देखना वही है कि इसके अंदर एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम की सिंगल डोज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, यानी अगर आप एक सिंगल डोज 1 ग्राम की एजिथ्रोमाइसिन के लिए लगाएंगे तो बंदा ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपने एक देख लेना है। उसके बाद आ जाता है न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस, या इसको ऑप्थेल्मिया न्यूनेट्रम भी कहते हैं, न्यूनेट्रम ऑप्थेल्मिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 से 4 बार पास पेपर के अंदर आया हुआ। ये क्या जी, कंजक्टाइवा इन्फ्लेमेशन डेटा कर इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ, न्यूनेट के अंदर होगी। ठीक है ना, ये भी मीडिया की वजह से हो सकती है, सीरोटाइप डी की हो सकती है इसके अंदर। उसके अलावा ये नाइजीरिया ग्लोरी की वजह से भी हो सकती है। उसके अलावा और भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, जिसमें स्टेप्टोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। उसके अंदर वायरस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकता है, यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने प्रोफाइलैक्सिस के तौर पर सिल्वर नाइट्रेट या कोई और एंटीबायोटिक बच्चे को लगाई है, उससे रिएक्शन के तौर पर भी आपको न्यूनेटल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कंजक्टिवाइटिस सिंपल क्या है, यानी न्यूनेट के अंदर अगर कंजक्टिवा की इन्फॉर्मेशन हुई है। ठीक है जी, हमने इसकी टियोलॉजी पढ़ ली है। उसके बाद टाइम ऑफ ऑनसेट, ये आपने याद रखना है। टाइम ऑफ ऑनसेट ये आपको बताएगा कि कौन सा बैक्टीरिया है, वायरस है ये। अगर तो विद इन फ्यू आवर्स आपका कंजक्टिवाइटिस डेवलप हो गया है अपने बर्थ के, तो वो आपका जो होगा वो केमिकल इरिटेशन की वजह से हो, यानी अपने वो एंटीबायोटिक या जो प्रोफाइल ट्रीटमेंट है इसका विद इन फ्यू आवर्स अगर डेवलप हुआ तो वो आपका केमिकल इरिटेशन की वजह से। अगर विद इन फर्स्ट वीक हुआ है, फर्स्ट वीक में भी आगे हम पढ़ेंगे, विद इन 2 to 4 डेज अगर आपका आ रहा है, ठीक है, तो फिर आपका गोनोकोकल इन्फेक्शन है।
उसके बाद अगर विद इन फर्स्ट वीक है लेकिन 4 to 5 डेज पे आ रहा है, 4 to 5 डेज पे आ रहा है, फिर कोई और पैथोजन है यानी स्टेफेलोकोकस या कोई और है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका 1 to 2 वीक्स में आ रहा है, 1 to 2 वीक्स में आ रहा है, फिर आपका हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है। और अगर आपका 1 to 3 वीक्स में आ रहा है तो फिर आपका क्लेमीडिया। ये अपने वैल्यूज़ को रट्टा मारना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जी इनके फीचर्स अब अलग अलग क्या है। सबसे पहले हमारे क्लैमिडिया कंजक्टिवाइटिस आ सकता है, ठीक है ना। इसको न्यूनेटर इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, न्यूनेटर इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा जी, वही चीज़ है कि आपको एक तो न्यूनेट्स में मोस्ट कॉमन काज ये है, मोस्ट कॉमन काज ये है जी क्लैमिडिया, ठीक है। 1 to 3 वीक्स ये आपने याद रखना है, 1 to 3 वीक्स होगा, म्यूकोपुरुलेंट डिस्चार्ज होगा और इसके अंदर कोई फॉलिकुलर रिस्पॉन्स नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पेल्पेब्रल टिश्यू है वो सही से डेवलप ही नहीं हुआ होता। उसके बाद हमारा आ जाता है जी इसका ट्रीटमेंट। हम क्या करेंगे ट्रीटमेंट, आप इसमें टॉपिकल एंटीबायोटिक लगा दें, आपको सिस्टेमिक एंटीबायोटिक लगा दें, ठीक है। उसके बाद आप गोनोकोकल कंजक्टिवाइटिस में आ जाता है, ये बहुत रेयर काज है, लेकिन इसके अंदर आपने याद रखना 2 to 4 डेज के अंदर, अगर बर्थ के 2 to 4 डेज पे आया तो गोनोकोकल है, ठीक है। ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसमिट होगा, इसमें प्यूरलेंट डिस्चार्ज आएगा। हमने कहा मीडिया के अंदर हमने कहा म्यूकोप्यूरलेंट डिस्चार्ज आया, लेकिन गोनोकोकल में हमने पहले पीछे भी हम बढ़ चुके हैं कि गोनोकोकल नाइजीरिया गनोरी की वजह से अगर कोई हो रहा है उसके अंदर प्यूरलेंट डिस्चार्ज आएगा, ठीक है। आईडीटी में इसमें एडिमेटस हो सकती हैं, कॉर्निया इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट भी हमने वही करना है कि हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक लगा देनी, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे अदर पैथोजेंस है, अगर आपका 4 to 5 डेज पे आ रहा है तो इसका मतलब कोई और बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस कोई भी हो सकता है। इसमें भी आपका म्यूकोप्रोडक्ट डिस्चार्ज होगा, कंजक्टिव हाइपरप्लेजिया हो जाएगा। इसके अंदर भी हमने टॉपिकल एंटीबायोटिक लगा दिया, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक लगा दिया। उसके बाद आपका वायरल कंजक्टिवाइटिस अगर आप 1 to 2 वीक्स में आ रहा है, 1 to 2 वीक्स में आ रहा है, फिर herpes simplex टाइप 2 वायरस आपका रेयर होता है, डिलीवरी के टाइम ट्रांसफ़र होगा। उसके अंदर इसके अंदर आपको एक जो और फीचर मिलेगा ना, आप ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस बनेगा। ब्लैक फ्रॉग मतलब आपकी आईलिड की भी स्वेलिंग हुई होगी और साथ में कंजक्टिवा की भी हुई होगी। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने एंटी बैक्टीरियल ड्रग देनी है, यानी आप टॉपिकल एसाइक्लोविर दे दें, सिस्टमिक एसाइक्लोविर दे दें, साथ टॉपिकल एंटीबायोटिक भी दे दें, एक्स्ट्रा कवर के तौर पर आपके सुपर इन्फेक्शन हो सके। अब कॉम्प्लिकेशन भी आपकी न्यूरोलॉजिकल कंजक्टिवाइटिस की, इसमें आपको केराटाइटिस हो सकता है, कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकती है, कॉर्नियल ओपेसिफिकेशन हो सकती है और साथ में कंजक्टिवल स्कारिंग हो सकती है इसके अंदर। अब आ जाते हैं एलर्जी कंजक्टिवाइटिस के अंदर, ठीक है। इसकी 4-5 टाइप्स हैं। इसमें क्या होगा, करेक्टराइज बाय इचिंग, एलर्जी के अंदर आपको इचिंग होगी, बाकी कोई भी इन्फ्लेमेशन आपको अभी देखो ये किसी के अंदर इचिंग नहीं हुई, लेकिन जब आपको एलर्जी कंजक्टिवाइटिस आएगा वहाँ पे इचिंग आएगा, इचिंग आपके यहाँ पे मेन होगा, ठीक है। उसके अंदर इसके अंदर आपको ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू एलर्जेंस और एंटीजेंस आएगा। इसकी टाइप काफ़ी है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने करना है वो हमने वर्नर कैरेटो कंजक्टिवाइटिस करना है। बाकी इसकी टाइप्स हम देख रहे हैं, जिसमें एक्यूट एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। उसके अंदर अगर कोई आपका कंजक्टिवा इन्वॉल्वमेंटल एलर्जेंसी हो गया, इसमें टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो की वजह से होगा, इसमें इचिंग हो जाएगी, वाटरिंग हो जाएगी, मोसिस हो सकता है। ट्रीटमेंट आप कोल्ड कंप्रेस दे दें, एंटी हिस्टामिन देते हैं, टॉपिकल ड्रॉप्स दे दें, कोई एड्रेनालिन वगैरह की, या मास स्टेबलाइजर देने की इसका ट्रीटमेंट आ सकता है, ठीक है। दूसरी टाइप इसकी सीजनल और पेरिनियल एलर्जी कंजक्टिवाइटिस। सीजनल यानी सीजनल कोई एंटीजन है जिसमें मोस्टली स्प्रिंग के सीज़न में होता है, समर के सीज़न में होगा। इसके अंदर आपको कोई पोलन हो सकता है, ग्रास हो सकता है, ट्री हो सकता है, वीड हो सकता है, पोलन हो सकता है। और इसके अंदर क्या होगा, ये एसोसिएटेड विद हे फीवर यानी एलर्जिक राइनाइटिस के साथ भी एसोसिएशन हो सकती है ये। और इसके अंदर एलर्जेंस जो होंगे मोस्टली एयरबोर्न होंगे, ठीक है। और 20% पॉपुलेशन अफेक्टेड होती है इसमें, इसमें ओकुलर और नेजल एलर्जी दोनों हो सकती है। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, जैसे मैंने कह दिया कि इसकी सीजनल एंटीजन होंगे। उसके बाद पेरिनियल जो होगा उन एंटीजन की वजह से होगा जिनके जो एंटीजन है वो सारा साल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें हाउस डस्ट, एनिमल डेंडर और फंगल एलर्जेंस हो सकते हैं। सिम्टम्स इन दोनों के क्या हो सकते हैं, ये रेडनेस होगी, वाटरिंग हो सकती है, इचिंग हो जाएगी, स्नीजिंग हो जाएगी, डिस्चार्ज हो सकता है, हाइपरमीमिया हो सकता है, पेपरी रिएक्शन हो सकता है, लिबिडोडेमा हो सकता है। ट्रीटमेंट आपने वही देना चाहिए, एक्सपोजर से प्रिवेंट कर दे, कोल्ड कंप्रेस देते हैं, एंटीहिस्टामिन देते हैं आप, फिर जो कंस्ट्रिक्टर देते हैं, मास स्टेबलाइजर दे दें, स्टीरॉइड दे दें, और एंटीहिस्टामिन दे दें। ये आपकी इसके ट्रीटमेंट है। वर्नल करेक्टो कंजक्टिवाइटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 7-8 बार आपके पास पेपर्स के अंदर आया हुआ है। इसमें जी आपने जो याद रखना है, रिकरेंट, जो वर्ड आपने याद रखना है, रिकरेंट बार बार होगा, बायलेटरल होगा, और इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिवा है, और एलर्जिक है। रिकरेंट, बायलेटरल, एलर्जिक, 4 लफ्ज़ याद रखने हैं, रिकरेंट, बायलेटरल, एलर्जिक, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ऑफ कंजक्टिवा। इसमें जी एक्सोजीनस एलर्जन होंगे, इसमें टाइप 1 और टाइप 4 दोनों, बाकी हमने पढ़ा अभी तक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से। इसमें हमारा टाइप 4 और टाइप 1 दोनों होंगे, ठीक है ना।
मोस्ट कॉमन होगा एज 5 से 15 साल के दरमियान होगा, मर्दों के अंदर ज़्यादा होगा, स्प्रिंग सीजन के अंदर होगा। और इसके अंदर आपको फैमिली हिस्ट्री बनेगी, फैमिली हिस्ट्री ऑफ एटोपी। एटोपी क्या होता है कि नहीं, वो फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो किसी इन्वायरमेंट एंटीजन से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करते हैं। पैथोजेनेसिस क्या होगी जी, अगर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है उसमें वही होगा कि जी पहले जब एंटीजन आया है जी आईजी एंटीबॉडीज बन गए हैं, वो मास सेल के साथ अटैच होंगे, दोबारा एंटीजन आया है तो आईजी एक्टिवेट हुआ है, मास सेल एक्सप्लोड हुआ है और आपका जी है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया। दूसरा सेल मीडिएटेड एनर्जी भी हो सकती है इसके अंदर, जो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल टाइप इसकी 3 है, पैल्पेब्रल है, लिम्बल है, मिक्स्ड है। पैल्पेब्रल यानी अगर पैल्पेब्रल कंजक्टिवा इन्वॉल्व है, और अगर लिम्बस इन्वॉल्व है तो लिम्बर, और अगर इन दोनों इन्वॉल्व है तो मिक्स्ड है, ठीक है। इसके सिम्टम्स में याद रखना है कि इसको बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट होगी। दूसरे सबसे जो मेन इसका है वो ईचिंग है, ईचिंग होगी, लैक्रिमेशन हो जाएगा, इसमें फोटोफोबिया भी आपको होगा, ठीक है। अब इसकी टाइप के लिहाज से हम इसके देख लेते हैं डिसाइन। अगर जी पैल्पेब्रल है आपका तो हाइपरीमिया और कंजक्टिवा हुआ होगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफी डिफ्यूज पेपिला हाइपरट्रॉफी होगी। अब यहाँ पे आपको लार्ज पेपिला मिलेंगे, किस साइड पे जी, पैल्पेब्रा कंजक्टिवा वाली साइड के ऊपर आपको लार्ज पेपिला मिलेंगे, और वो कोबल स्टोन पे है। इस कोबल स्टोन ये यहाँ पे आपको दिखाई हुई है, देखें ये इस तरह ही कोबल स्टोन्स पे अपेयरेंस आपको दे रहे होंगे वो, ठीक है। उसके अलावा अगर ये और बड़े हो गए तो जिस तरह कॉलीफ्लावर यानी गोभी का फूल नहीं होता उस तरह की अपेयरेंस भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है जी रूपी सिक्रेशन इसके अंदर आएंगी, ठीक है ना। एक्चुअली जो म्यूकोइड और स्टिकी होगी यानी उसको रूपी सिक्रेशन कहेंगे, यानी ये दो आपने इसके याद रखने हैं। एक ये कोबर स्टोन अपेयरेंस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर पेमेंट स्टोन, कोबर स्टोन, कॉलीफ्लावर या फिर रूपी सिक्रेशन, इसके मेन डायग्नोस्टिक पॉइंट है, ठीक है ना। और इसके नाम के बारे में आपको बताना भूल गया, इसके 3 नाम है, तीनों नामों के लिहाज से आपने याद रखना, ठीक है। वेंडल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस, ठीक है। स्प्रिंग कैटरा और वर्नल कैटरा, ठीक है। ये 2-3 नाम है इसके, ये आपने याद रखने हैं। उसके बाद अगर लिम्बल फॉर्म है तो लिम्बल में लिम्बस की जो हमारा स्क्लेरा और कॉर्निया का जंक्शन होता है इसको हम लिम्बल कहते हैं। तो लीवर कंजक्टिवा जो होगा वहाँ पे हाइपरनीमिया हो जाएगा। यहाँ पे जो उसमें पीछे वाले में हमारे जो पेपिला थे वो लार्ज पेपिला थे, जो यहाँ पे हमारे पेपिला होंगे वो लार्ज जाइंट पेपिला थे। यहाँ पे जो हमारे पेपिला होंगे ना वो जिलेटिनस होंगे। ये डिफरेंस यार, वहाँ पे जाइंट थे और यहाँ पे जिलेटिनस पेपिला आपको नजर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रेंटस डॉट्स नजर आएंगे जो इयोसिनोफिल के होंगे, वाइट कलर के डॉट्स नजर आएंगे आपको लिम्बस के ऊपर, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मिक्स की तरफ जाएँ तो मिक्स के अंदर आप दोनों फीचर्स आएंगे। उसके अलावा यहाँ पे कॉर्नियल फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। कॉर्निया के नाम पे एपिथेलियल इरोजन्स हुआ होगा, एपिथेलियल इरोजन यहाँ पे एक आपको प्लेक शील्ड अल्सर बनेंगे, यानी जो आप कॉर्नियल इरोजन होने की वजह से जो आपके वहाँ पे घड़ा बना था ना, उस घड़े के ऊपर आपका म्यूकस आया और म्यूकस आगे म्यूकस में कवर कर दिया, इसको फिर हम कहेंगे प्लेक एंड शील्ड अल्सर हम कहेंगे। सब एपिथेलियल आपको स्कारिंग मिलेगी यहाँ पे, और जो स्कार होगा वो रिंग शेप होगी आपकी लिम्बस रिंग फॉर्म में है ना, जिसके कॉर्निया के राउंड, तो यहाँ पे आपको रिंग शेप स्कार्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सुपरफिशियल वेस्कुलराइजेशन भी हो जाएगी ड्यू टू क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट है आपने जी एलर्जेंस को अवॉइड करना है, आपने कोल्ड कंप्रेस देना है, आपने मास स्टेबलाइजर दे देना है, आपने एंटीहिस्टामिन दे देनी है, आपने एनसिड्स दे देने हैं, आपने टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे देने हैं, आपने एसाइक्लोसिस्टीन दे सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद आपने इम्यूनोसप्रेसिव के तौर पे आप टॉपिकल सेक्लोस्पोरिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सुप्राटार्सल स्टेरॉइड इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप सिस्टेमिक थेरेपी भी दे सकते हैं, जिसमें आप वही इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दे दें, जिसमें स्टेरॉइड दे दें या एजाथियोप्रिन दे दें, या फिर आप ओरल एंटीहिस्टामिन भी दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस है, ठीक है। इसको एमसीक्यू के वाले से पढ़ लें, क्वेश्चन इसके अंदर से कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। इसके अंदर ये एमसीक्यू ये है कि ये इसके अंदर नोड्यूलर एलर्जिक रिएक्शन, नोड्यूलर लोकलाइज्ड एलर्जिक रिएक्शन, यानी यहाँ पे नोड्यूल बनेगा। दूसरा ये टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन है, यानी सेल मीडिएटेड है। और इसके अंदर तीसरा पॉइंट जो आपने याद रखना, जो एंडोजीनस प्रोटीन्स होती हैं ना बैक्टीरिया की, स्टेफिलोकोकल प्रोटीन या ट्यूबरकुलो प्रोटीन, जो ट्यूबरकुलन टेस्ट में तो यूज़ की जाती है, इन एंडोजीनस प्रोटीन्स के खिलाफ एलर्जी होती है, टाइप 4 है। और नड्यूल बनेगा इसके अंदर, ये आपको डायग्राम के अंदर दिखाया भी है नड्यूल, ठीक है। इसकी भी 3 टाइप है, फ्लैक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस अगर कंजक्टिवा के ऊपर बना है, ठीक है। उसके बाद फ्लैक्टेनुलर केराटाइटिस अगर कॉर्निया के ऊपर आपका नड्यूल बने, और फ्लैक्टेनुलर केराटो कंजक्टिवाइटिस है यानी आपका कॉर्निया से बना फिर आपका कंजक्टिवा तक स्प्रेड कर गया, ठीक है। डायग्नोसिस क्लिनिकली हो जाएगा। ट्रीटमेंट आपने वही टॉपिकल स्टेरॉइड दे देने हैं, टॉपिकल एंटीबायोटिक दे देनी है, और जिस वजह से बन रहा है स्टेफिलोकोकस या जो भी इन्फेक्शन है आपने उसको ट्रीट कर देना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ जाता है ओकुलर सिकेट्रिकल पेम्फिगोइड, ठीक है ना।
पेम्फिगोइड कहते हैं ऑटो इम्यून सिकेट्रिकल, वही है कि यानी स्कार डिटेक्ट करे और रोक ले। ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, ऑटो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, रिकरेंट ब्लिस्टरिंग होगी म्यूकस मेम्ब्रेन की, याद रखना रिकरेंट ब्लिस्टरिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग, क्या है ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पेम्फिगोइड से आपने याद रखना ऑटो इम्यून है, सिकेट्रिकल रिकरेंट ब्लिस्टरिंग और ये म्यूकस मेम्ब्रेन की विद सब्सिक्वेंट स्कारिंग। एटियोलॉजी क्या है जी, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, यानी IgA IgE जी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होंगी और जो आपके म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके खिलाफ आपके ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज बन जाएंगी, ठीक हो गया। जिसमें आपको बुला सब एपिथेलियल बुला फॉर्मेशन होगी, वो लीड टू अल्सरेशन हो जाएगी और प्रोग्रेसिव सिकेट्राइजेशन हो जाएगी। अब ये आपके आई से स्प्रेड कर सकती है, माउथ में, एसोफेगस में, जेंटेलिया में, एनस भी इन्वॉल्व हो सकती है, लेकिन सबसे कॉमन आपकी पहले आई में रहेगी, अगर सीवियर होगी तब तक स्प्रेड 60 से ज़्यादा उम्र होगी फिर होती है, और फीमेल सेक्शन में ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर डिपेंड करेंगे कौन सा इससे इन्वॉल्व, अगर कंजक्टाइवा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा। लेकिन ये कंजक्टिवाइटिस आपका स्पेसिफिक फीचर क्या कि ये टॉपिकल, यानी टॉपिकल जो आपकी थेरेपी है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये कौन सा कोई इन्फ्लेमेशन है, एलर्जिक रिएक्शन है जो रिस्पॉन्ड करेगा, ऑटोइम्यून है, इसलिए टॉपिकल थेरेपी को आपको नहीं करेगा। उसके बाद सब एपिथेलियल बुला आपको नजर आएंगे, ठीक है, जो जब वो रप्चर होंगे तो अल्सर हो जाएगा, फिर अब आगे स्कार स्कार फॉर्मेशन हो जाएगी, ग्रे वाइट लीनियर ओपेसिटीज बनेगी, ठीक हो गया। उसके बाद जब एपिथेलियल डिस्ट्रॉय होगा तो गॉल ब्लड सेल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे आई ड्राई रहनी शुरू हो जाएगी आपकी, जब उनकी श्रिंकेज होगी तो फोनिक्स श्रिंक कर जाएगी, यहाँ पे सिम्फ्लेब्रोन बन जाएगा और एनकाइलो ब्लेफ्रॉन बता। सिंपल ब्राउन होता है कि जो आपके पल्पेब्रल कंजक्टाइवा है ना, दोनों ऊपर और नीचे के आईलिड के वो आपस में स्टिक कर जाएंगे। जो एनकाइलोन ब्लेफ्रॉन है उसके अंदर क्या जी, आपका पल्पेब्रल और जो आपका बल्बर कंजक्टाइवा वो आपस में स्टिक कर जाएंगे। अगर कॉर्निया में हो जाएगा, कॉर्निया भी वही ड्राई हो जाएगा, वेस्कुलराइजेशन हो जाएगी, केराटनाइजेशन हो जाएगी। आईलिड में होगा तो आईलिड की इन्फ्लेमेशन, ब्लेफराइटिस हो गया, ट्रैकियासिस हो गया और एंट्रोपियन हो सकता है। इसकी एंड स्टेज क्या होगी, एंड स्टेज में टोटल ड्राई आई हो गई आपकी, तो टोटल से सिम्प्लेब्रोन हो गया और कॉर्निया वेस्कुलराइजेशन हो गया। डायग्नोसिस का क्या करेंगे, फीचर्स भी हो जाएगा, ठीक है। कंजक्टिवल बायोप्सी आप करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करें, आर्टिफिशियल आप टीयर देंगे, फिर ड्राइनेस हो रही है, उसके बाद आप स्टीरॉयड थेरेपी दे देंगे, साइक्लोस्पोरिन देंगे, टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन देंगे, ठीक है ना, ताकि आपका स्टीरॉयड देने क्या इम्यून है ना, इम्यूनिटी को लो कर देगा। विटामिन ए दे सकते, रेटिनोइक एसिड टू रिड्यूस केराटिनाइजेशन, और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देंगे, कोई स्कैन इन्फेक्शन हो जाए, टेट्रासाइक्लिन दे देंगे, लीड हाइजीन को देंगे। सिस्टेमिक में आप डेप्सोन दे देंगे, एंटीमेटाबोलाइट देंगे, स्टीरॉयड देंगे, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे ताकि इम्यून सिस्टम को कम कर सके, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया ट्रैकियम। ट्रैकियम असल में एक डिजनरेटिव कंडीशन है कंजक्टिवा की, पहले डिजनरेशन होगी, डिजनरेशन के बाद वहाँ पे आपका फाइब्रम मस्कुलर, यानी डिजनरेशन जब भी होती है वहाँ पे हमें पता है कि फाइब्रस स्कार बन जाता है, ठीक है। पहले डिजनरेशन होगी कंजक्टिवा की, उसके बाद वहाँ पे ट्रायंगुलर फाइब्रोवास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की ओवर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है ना, ओवर ग्रोथ हो जाएगी। इसकी etiology क्या है जी, एक तो ड्राइनेस ऑफ इंटरपेपिलर टीयर फिर में, यानी हॉट क्लाइमेट में बंदा रह रहा है, गर्म इन्वायरमेंट में रह रहा है, जिसकी वजह से उसकी आँख ड्राई रह रही है, ड्राई होने की वजह से जख्म बना है और वो आगे फिर इसकी फिब्रोसिस हो गई है, ठीक है। या फिर अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से कोई डैमेज हो गई, या क्रोनिक इन्फेक्शन हो गई है, रह रही है कोई कंजक्टिवा की, कोई डस्टी एटमॉस्फेयर है, ठीक है, ये इसकी टियोलॉजी है। तो पैथोलॉजी क्या है जी, डिजनरेटिव चांस और हाइपरप्लास्टिक चेंज है, ठीक है। जी इलास्टिक डिजनरेशन होगी, उसके बाद वेस्कुलराइजेशन और ग्रेनुलेशन हो जाएगी, ठीक, ग्रेनुलेशन हो जाएगी और उस पर स्कार बन जाएगा। अब इसकी टाइप्स उन्होंने डिफाइन की है, तीन टाइप्स में डिवाइड किया। एक प्रोग्रेसिव ट्रिगियम है, प्रोग्रेसिव में यानी थिक होगा, फ्लैशी होगा, वेस्कुलर होगा, इन्फिल्ट्रेशन होगी। एक स्टेशनरी ट्रिगियम है, स्टेशनरी में क्या प्रोग्रेस नहीं कर रहा, स्टेशनरी फेज में जिस तरह का वैसा ही रही जा रहा है। एक रिग्रेसिव होता है, रिग्रेसिव में क्या होगा, जो थिन होगा, एट्रोफिक हो रहा होगा, लेस वेस्कुलर होगा, वो खुद ही आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा होगा। स्टेजेस की तीन बयान की गई हैं। स्टेज में अगर 2 mm का है तो हम उसको स्टेज 1 में कहेंगे, अगर 2 mm से 4 mm तक एक्सटेंड कर जाए तो हम स्टेज 2 में कहेंगे, और अगर वो 4 mm से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाता है फिर हम उसको स्टेज 3 में कहेंगे। अब इसके पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स में इसका एक कैप होता है, एक नेक होती है, एक बॉडी होती है। यहाँ पे हेड लिखा हुआ है लेकिन डायग्राम में देखें अब आपको नेक लिखी हुई है उसमें, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या हो सकते हैं जी, एक तो पेशेंट आपके पास आएगा जी वो हॉट क्लाइमेट्स में रह रहा होगा, दूसरा नेजल वाली साइड पे ये ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है, एसिम्टोमेटिक होता है, बस इसको कॉस्मेटिक इशू आ रहा होता है ज़्यादातर। लेकिन ये इसके अंदर एक स्ट्रोकर्स लाइन आपको नज़र आ सकती है, ड्यू टू वो क्यों होगी, वो स्ट्रोक्स लाइन आपको नज़र आ सकती है, ये क्यों हो सकती है, क्योंकि जी यहाँ पे आपका आयरन डिपोजिशन हो जाएगी, ठीक है।
अब इसकी कॉम्प्लिकेशन भी हो जाती है जिनमें डिटोरिएशन ऑफ वीएन भी क्लिनिकल फीचर्स में आ सकता है, ठीक है ना। वैसे ये एसिम्प्टोमेटिक होते हैं लेकिन डिटोरिएशन ऑफ वीएन तक जा सकता है, जिसमें एस्टिग्मेटिज्म आ सकता है, ठीक है। मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ सकती है, उसके बाद डिप्लोपिया भी कर सकता है, ठीक है ना। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल भी है, नॉन सर्जिकल भी है। नॉन सर्जिकल में हम क्या करेंगे जी, टीएस सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि ड्राइनेस आ रहा है कॉर्निया, उसके बाद टॉपिकल स्टेरॉइड्स दे देंगे ताकि इन्फ्लेमेशन हो जाए, हम उसको सनग्लासेस करेंगे अगर उसका अल्ट्रावायलेट लाइट से हो जाए। उसके बाद ट्रीटमेंट सर्जिकल में भी दो है, एक कॉस्मेटिक रीजन की वजह से और एक वीएन डिटोरिएशन को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। एक सिंपल एक्ससीजन दे देंगे हम, उसमें हाई रेट ऑफ रिकरेंस हो सकता है। दूसरा जो प्रोसीजर है उसमें हम एक कंजक्टिवल फ्लैप भी लगा देंगे ताकि रिकरेंस ना हो सके। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन क्या है, जो हमने वही कहा कि एक रिकरेंस बहुत ज़्यादा रिकरेंस हो सकती है इसकी, दूसरा इसमें पॉइजनिंग ग्रेन्युलोमा बन सकता है, यानी जहाँ पे हमने एक्ससीजन दिया था वहाँ पे एक हीमेंजियोमा डेवलप हो जाएगा, ये आपको डायग्राम के अंदर शो भी होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी प्रिवेंशन रिकरेंस की हम कैसे कर सकते हैं जी, या फिर हम कंजक्टिवल गार्टोग्राफ लगा दें, या फिर हम वहाँ पे माइटोमाइसिन सी सर्जरी के दौरान यूज़ करें या सर्जरी के बाद में इस्तेमाल करवा दें, या हम रेडिएशन लगवा दें उसको, ठीक है। बेटर रेज भी यूज़ की जाती है और गाउन लेज़र भी यूज़ की जा सकती है कि वो ना करें। उसके बाद पेरिफेरल लैमिनर केराटोप्लास्टी भी की जा सकती है डीप लेंजेस के लिए। उसके बाद सीडोट्रेगियम होता है, क्वेश्चन कोई नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू के हवाले से पढ़ लीजिएगा। ये सिर्फ बॉल ऑफ बल्बर कंजक्टाइवा होता है, ठीक है। और ये नज़र ऐसी आता है जैसे वो जैसे टू ट्रेगियम हो, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक डिफरेंस आपने याद रखना है कि इसमें तो या कॉर्नियल इंजरी के बाद हुआ होगा, दूसरा अगर इसके अंदर से आप प्रो पास करेंगे इसके अंदर से प्रो पास हो जाएगा, लेकिन जो जो टू ट्रेगियम होगा ना वो थिक और क्योंकि उसके ऊपर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर कार्बन होता है, उसके अंदर से प्रो पास नहीं करेगा। उसके बाद पिनक्यूकुला, ये एक पिनक्यूकुला एक येलो वाइट मास होता है बल्बर कंजक्टिवा के ऊपर, ठीक है ना। इसका कुछ नहीं करना, आप देख लें। उसके बाद आपका आखिरी सेक्शन, आखिरी टॉपिक है, क्वेश्चन एक बार शायद इसका आया हुआ या एक बार भी नहीं आया हुआ, ठीक है। जीरो ऑप्थेल्मिया है। जीरो ऑप्थेल्मिया विटामिन ए से रिलेटेड जितनी ओकुलर मैनिफेस्टेशन आएंगी वो सारी जीरो ऑप्थेल्मिया यानी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से जितनी ओकुलर मैनिफेस्टेशन है वो सारी इसमें आएंगी, जिसमें से एक नाइट ब्लाइंडनेस है। सिर्फ नाइट ब्लाइंडनेस जीरो ऑप्थेल्मिया नहीं है, बल्कि एक नाइट ब्लाइंडनेस उसमें आएगी, बाकी और भी कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है ना। विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से जिसमें माल न्यूट्रिशन भी हो सकती है, माल एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, और क्रोनिक अल्कोहलिज्म भी इसकी डेफिशिएंसी करता है। चाइल्डहुड के अंदर ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी वजह है, ठीक है। इसमें बेथोजेनेसिस में क्या होगा, एक तो कोलोमनर एपिथेलियम जो होता है वो उसका मेटाप्लेजिया हो जाता है, मेटाप्लेजिया हो गया बस स्क्यूमस एपिथेलियम में चेंज हो जाएगा, जिससे ब्लड सेल लॉस हो जाएगा, आई ड्राई रहना शुरू हो। जब ड्राई रहेगी तो कंजक्टिवा ड्राई होगा, कॉर्निया ड्राई होगा, कॉर्निया अल्सरेशन होगी। उसके बाद रेटिना के अंदर जो फोटो रिसेप्टर है आपका, उसका जो विजुअल पिगमेंट है उसकी फॉर्मेशन के लिए भी ज़रूरी होता है विटामिन ए, जो कि नाइट ब्लाइंडनेस का वजह बनता है बाद में जाकर, ठीक। क्लिनिकल फीचर में क्या है कि सबसे अर्लीस्ट सिम्टम्स का नाइट ब्लाइंडनेस होता है, उसके बाद वो फॉरन बॉडी सेंसेशन होगी कि आँख ड्राई रहना शुरू हो गई है, ठीक है। उसके बाद इसके जो साइंस है हर लिहाज से लगभग, कंजक्टिवा में होगा तो कंजक्टिवा की जीरोसिस यानी ड्राई रहना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर बिटोट बाइटोट स्पॉट्स बनेंगे जो कि ग्रे और ट्रायंगुलर पैचेस होंगे, ठीक है। उसके अलावा जी कॉर्निया में होगा तो कॉर्निया का जीरोसिस हो जाएगा, जिसमें लस्टलेस अपीयरेंस टू कॉर्निया हो जाएगी। उसके अलावा पंक्टेट एपिथेलियल रोयन हो जाएगी, कॉर्निया की अल्सरेशन हो जाएगी, क्रेटोमेलेशिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर रेटिना के अंदर येलो वाइट डॉट्स नजर आएंगे आपको, ठीक है, और लेप्टो रेटिनोग्राम का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, जब आप रेटिना पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पता लगेगा। डायग्नोसिस क्या है जी, इसमें टीयर फिल्म आपकी ब्रेक हुई होगी, विटामिन डी सीरम के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी, लो सीरम रेटिनल बाइंडिंग प्रोटीन भी होगा। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, एक तो क्योंकि ड्राइनेस आ रही है तो हम आर्टिफिशियल टीयर्स दे देंगे। उसके अलावा आपने रेटिनोइक एसिड ही मैंने विटामिन ही देना है, वो आप टॉपिकल ही दे दें, ठीक है। आप ओरल एडमिनिस्ट्रेशन भी करें, सिस्टमिक थेरेपी के अंदर आप इंट्रामस्कुलर थेरेपी भी दे सकते हैं, ठीक है। और साथ में अब अगर कॉर्नियल अल्सरेशन या परफोरेशन होंगे उसका ट्रीटमेंट भी आप कर सकते हैं। और इस तरह जी हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। मैं बाकी अगर ट्यूमर्स है, ट्यूमर्स के अंदर से क्वेश्चन वगैरह कोई नहीं है, उसका वो एमसीक्यू के हवाले से अगर आप उसकी डेफिनेशन वगैरह देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर।